औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपने पिछले लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से प्लांट्स जो हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होती है, कैसे जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप होती है, ओव्यूल सीड बनाता है। आज हम देखेंगे कि पॉलिनेशन जो है जिसके ज़रिए से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, ये जो प्रोसेस है इसके कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स। पॉलिनेशन जो है इसकी 2 मेन टाइप्स हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है कि अगर जो पोलन ग्रेन है उसी फूल के उसी तरह का जो फूल है उसी स्पीशी का, लेकिन हो वो किसी और प्लांट के ऊपर, तो उस तक अगर हो जाए तो उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब चूँकि इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो गया है, पोलन ग्रेन ने एक पौधे के ऊपर से दूसरे पौधे के ऊपर जाना है, जो हो सकता है कि काफ़ी डिस्टेंस हो उसके दरमियान में, तो उसके लिए फिर दरमियान में कुछ ऐसे एजेंट्स होने चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जो उनके ट्रांसफ़र में हेल्प कर सकें। तो इसके लिए 2 चीज़ें होती हैं मेन, एक विंड है और दूसरे वाटर, और इसके अलावा इंसेक्ट्स वगैरह, बीज भी आ जाती हैं इसमें, बर्ड्स, बैट्स और इस तरह के एनिमल्स आ जाते हैं। अब इनमें ये जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं और जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड हैं, इनमें डिफरेंट टाइप्स की एडेप्टेशंस होती हैं, यानी उन्होंने अपने आप को इस तरह से चेंज किया हुआ होता है कि उनमें पॉलिनेशन जो है वो ईजीली हो जाए। यहाँ पे देखिए आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि किस तरह से पॉलिनेशन हो रही है इनमें। ये देखें, ये सेल्फ पॉलिनेशन है, एक ही फूल है और उसी के जो पोलन ग्रेन है यहाँ से उड़ के और इधर आके अपने ही स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं। अब इनके दरमियान इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इसीलिए ये ज़रा सी हवा से भी उड़ के जा सकते हैं, और अगर इंसेक्ट ने भी लेके जाना है तो भी आसान है। लेकिन अगर 2 फूल हैं और एक इधर है और दूसरा किसी और पौधे के पे है और इनके दरमियान डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर क्या होता है कि आमतौर पे इंसेक्ट्स जो हैं वो इसको कैरी करते हैं, और इनके डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट्स के, जो विंड पॉलिनेटेड होते हैं और जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड हैं, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो हनी बी बैठी, उसकी टांगों के साथ पोलन ग्रेन्स लग गए। जब ये जाके दूसरे फूल के ऊपर बैठी है तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उसके स्टिग्मा के ऊपर लग गए और इस तरीके से पॉलिनेशन हो गई। आप देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एडेप्टेशंस हैं कि जो हेल्प करती हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स को और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स को उनकी पॉलिनेशन में। सबसे पहली जो चीज़ है वो उनका साइज़ है। साइज़ में क्या डिफरेंस होता है कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो जनरली बहुत बड़े होते हैं, लार्ज साइज़ के होते हैं, ताकि इंसेक्ट्स को दूर से ही ईजीली नज़र आए। लेकिन इसमें क्योंकि इंसेक्ट्स इन्वॉल्व नहीं हैं इसलिए ये छोटे होते हैं। दूसरे इनके कलर, ये जो हैं ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, ताकि दूर से इंसेक्ट्स उन्हें ईजीली उनके कलर्स की वजह से उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। इसमें भी इंसेक्ट्स चूँकि इन्वॉल्व नहीं है इसलिए इनका जो पेटल्स है वो आमतौर पे ग्रीन होती हैं या किसी हल्के से कलर की होती हैं, ब्राइटली कलर्ड नहीं होती, क्योंकि इन्होंने इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करना। अब इसमें नेक्टर प्रोड्यूस होता है, एक स्वीट सा लिक्विड होता है जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, उस नेक्टर को चूसने के लिए भी इंसेक्ट्स जो हैं वो आते हैं और इस दौरान पॉलिनेशन हो जाती है। तो ये जो है ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि इसमें इंसेक्ट्स ने जो है उन्हें कोई अट्रैक्शन उनके लिए नहीं है कि इसमें नेक्टर है या नहीं। इससे अगला क्या है, फ्लोरल अरेंजमेंट, कि उनके फ्लावर्स जो हैं उनमें जो डिफरेंट वर्ल्स हैं वो किस तरह से अरेंज हुई हुई होती हैं। इनका जो फ्लावर्स हैं उनका मुंह ऊपर की तरफ होता है, ताकि ऊपर से इंसेक्ट्स जो हैं वो इजीली उड़ के आएँ और उनके ऊपर बैठें और उनको पॉलिनेट करें। लेकिन ये थोड़ा सा साइड को लटके हुए होते हैं, ताकि इजीली उनके जो अगर हवा वगैरह चले और जो फ्लावर्स हैं वो मूव करेंगे, शेक होंगे, तो शेकिंग की वजह से जो उनके पोलन ग्रेन्स हैं वो उड़ जाएंगे हवा से। और अगर दूसरा जो है जिसके ऊपर जाके इन पोलन ग्रेन्स ने गिरना है, अगर वो भी ऐसे ही हैंग हुए हुए हैं तो इजीली ये पोलन ग्रेन्स जो हैं जाके उनको पॉलिनेट कर सकते हैं। स्टिग्मा और स्टेमन्स कैसे होते हैं इनके?
पेटल्स के दरमियान में ये होते हैं, बंद होते हैं, और ये जो है ये बाहर लटके हुए होते हैं, क्योंकि अगर ये बंद होंगे तो हवा से उड़ के नहीं जा सकेंगे, वो दरमियान में कहीं इसके फंस जाएंगे और आगे नहीं जा सकेंगे। फिर पोलन ग्रेन्स जो हैं इनमें स्मॉल नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इसमें इतना ज़ाया होने का ख़तरा नहीं होता, जबकि इसमें लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। इनके जो है ये हैवी होते हैं और स्टिकी होते हैं, क्योंकि इन्होंने इंसेक्ट की टांगों के साथ चिपकना होता है, और ये लाइट हैं क्योंकि हवा से उड़ के जाना है, तो इसलिए लाइट होना ज़रूरी है। अगर भारी होंगे तो जल्दी गिर जाएंगे नीचे। और इनकी जो सरफेस है वो स्मूथ होती है, स्टिकी नहीं होती। और लास्ट जो इनका पॉइंट है वो क्या है, स्टिग्मा की शेप कैसी है, पिन हेड है, पिन की शेप की, जैसे पिन का ऊपर से हेड होता है, और इसकी कोई ब्रांचेस नहीं होती। लेकिन ये जो है ये फेदरी होता है, और ये इसकी ब्रांचेस होती हैं कि ताकि इजीली कैच कर सके। अगर एक ब्रांच के ऊपर नहीं गिरा पोलन ग्रेन हवा से उड़ के, तो हो सकता है किसी दूसरी पे गिर जाए, दूसरी पे नहीं तो तीसरी पे। मतलब उसकी जो चांसेस है पोलिनेशन के, उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो स्टिग्मा है उसकी बहुत सी ब्रांचेस होती हैं, जबकि जो इंसेक्ट पोलिनेटेड हैं उसमें उसकी ब्रांचेस नहीं हैं। यहाँ पे भी देखें आपको दिखाया गया है बनाना का फ्लावर है, और उसके फ्रूट्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। ग्रेप के फ्लावर्स हैं और उसके फ्रूट्स हैं। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, इन सम प्लांट्स ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन इनसाइड देयर ओव्यूल्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोकार्पी, जो पीछे भी आपने पढ़ा था। एंड इट रिजल्ट्स इन सीडलेस फ्रूट्स। इसमें आप सीड्स नहीं होते, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, इसलिए सीड्स नहीं बनते। सीड तो उस वक्त बनेगा जब फर्टिलाइजेशन होगी। और ये इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं पार्थिनोकार्पी की, बनाना हो गया और बाकी सीडलेस ग्रेप्स जितने भी हैं, क्योंकि कुछ ग्रेप्स ऐसे होते हैं कि जिनमें सीड्स होते हैं, तो उनमें पार्थिनोकार्पी नहीं होती, उनमें फर्टिलाइजेशन होती है। और जो सीडलेस वेराइटीज़ हैं उनमें पार्थिनोकार्पी होती है, यानी डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये टॉपिक आप पीछे पढ़ चुके हैं। अब इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स की, बटरकप, रोज़, वॉल फ्लावर, सनफ्लावर, ऑर्चिड। और विंड पोलिनेटेड की एग्जांपल कौन सी हैं, ग्रासेस हैं, हेज़ल है, वेलो है, और कौन है। अच्छा जी, पीछे हमने देखा कि सीड जो है वो किस तरह से डेवलप होता है, कि जिस वक्त ओव्यूल फर्टिलाइज होता है, क्योंकि ओव्यूल के अंदर जो है वो एग प्रेजेंट होता है, और पोलन ट्यूब के ज़रिए से जो स्पर्म हैं वो एग तक पहुंचते हैं। इन दोनों के कम्बिनेशन से जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बनने के बाद ओव्यूल जो है वो डेवलप हो जाता है सीड में, और इसी के साथ साथ जो ओवरी है वो डेवलप होती है इनटू अ फ्रूट। इस तरह से जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गया। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि जब ओव्यूल सीड में चेंज होता है तो वो किस तरह से होता है, उसके कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। ये देखें, ये है प्लूम्यूल और ये है रेडिकल। तो यहाँ पे दरमियान में वो पोर्शन है जहाँ पे कोटिलिडन्स अटैच्ड है। इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन्स के साथ दरमियान वाले पोर्शन के ऊपर ये जो जगह है जो इसके ऊपर की तरफ है, जो एम्ब्रियोनिक छोटा सा एक स्टेम होता है, इसे हम कहते हैं एपिकोटाइल। एपी का मतलब होता है ऊपर, तो ये हो गया एपिकोटाइल। और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन्स के नीचे ये जो है ये कहलाता है हाइपोकोटाइल। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि आगे जब जर्मिनेशन ऑफ सीड आप पढ़ेंगे तो वो ये जो हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल जो है इसकी इलोंगेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगी कि किस तरह से इनमें से कौन सी इलोंगेट होती है और कौन सी नहीं होती। तो इन दोनों को आप अच्छी तरह से देख लें, डिफ्रेंशिएट कर लें। तो इसको दोबारा से देख लेते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन्स इज कॉल्ड एपिकोटाइल। कोटिलिडन्स के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के ऊपर जो है एम्ब्रियोनिक स्टेम, मतलब छोटा सा स्टेम जो एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं एपिकोटाइल। और एम्ब्रियो का एक छोटा सा स्टेम प्रेजेंट बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। सीड के अंदर क्या होता है, फूड स्टोर हुई हुई होती है, ताकि जब प्लांट को हम ग्रो करें, छोटे से प्लांट को, तो उसको एनर्जी मिलती रहे। In angiosperm, the stored food is derived from the endosperm tissue. एंडोस्पर्म टिश्यू से आती है एंजियोस्पर्म में। दिस टिश्यू इज रिच इन ऑयल और स्टार्च एंड प्रोटीन। इसमें अब क्या क्या होता है, ऑयल होता है, स्टार्च होता है और प्रोटीन होती है।
इन मैनी सीड्स द फूड ऑफ एंडोस्पर्म इज एब्जॉर्ब्ड एंड स्टोर्ड बाय कोटिलेडन्स। कुछ सीड्स में ऐसे होता है कि जो प्लांट है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करता एंडोस्पर्म से अपनी फूड को, लेकिन पहले जो फूड है वो जाती है कोटिलेडन्स में और फिर वहाँ से प्लांट को मिलती है, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्टली उसको नहीं मिल रही होती।